आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन के साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि 3 रोजा दौरे पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में है। वो सऊदी अरब से जाने के बाद अब कतर में है, यूएई का दौरा करेंगे। लेकिन इस दौरान निकला क्या, बातें क्या सामने आई, अभी भी हमले जारी हैं। आप देखिए कि जब अमेरिकी सदर मौजूद हैं, जो कह रहे थे कि हम सीज फायर करा देंगे, जंगबंदी करा देंगे, हम शपथ लेने से पहले सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन वो मौजूद है मिडिल ईस्ट में और इजराइल के हमले हो रहे हैं। अब हुती ने भी पलट के वार किया है, लेकिन ये रुका क्यों नहीं, सवाल ये है। तो इस पर हमने बात की शौकत भारती साहब से, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर। वो 40-45 साल का तजर्बा रखते हैं। उन्होंने जो कहा उससे साफ पता चल गया कि अमेरिका है क्या और वो आया किस लिए यहाँ पे। देखिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा। कल हमने आपको बताया था, वो बात मैंने मजाक में कह दी थी और आज देखिए वो बात बिल्कुल सामने आपको नजर आ रही है कि अरबी गाय जो हैं वो दूध देने के लिए तैयार हैं और ट्रम्प बाल्टी लेके आए हैं उनका दूध दूहने के लिए। और आज आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी आर्म्स डील जो है वो सऊदी अरेबिया ने की है। 146 बिलियन डॉलर का वो हथियार खरीदेंगे। अमेरिका यहाँ पर आकर इनकी फौज को ट्रेनिंग देगा। यहाँ के ऊपर उनको जो क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो जो तमाम चिप्स एडवांस हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। और 600 बिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट करेंगे कहाँ, अमेरिका के अंदर। आपको बताया था कि 400 बिलियन डॉलर का एक बोइंग 747 कतर देगा। वो चलता फिरता एक महल होगा हवा के अंदर उड़ता हुआ, इसको ट्रंप यूज करेंगे। यह है तोहफा। दुबई भी अभी बहुत कुछ खरीदेगा उनसे, अभी वहां पर सारे मामला तय होंगे। और ऐसा लगता है कि जब बड़े जमींदार जाते थे तो गांव वाले जिस तरह से खराज देने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और जजिया देने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, लगान देने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, उस तरह से ट्रंप यहाँ के ऊपर वसूली करने के लिए आ गए हैं। और ये वो इसलिए ऐसा लगता है कि जिस तरह से चाइना अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर, अपने हथियार बेच रहा था और चाइना और रशिया के ब्लॉक के अंदर ये क्या नाम मिडिल ईस्ट जाने के लिए तैयार था, तो वो अब जो है सामने ये आ गया कि साहब वो सिर्फ यहाँ धंधा करने के लिए आए हैं। और इस बात को मैंने कल भी कह दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप आकर ये कह रहे हैं, जो गौर करने की बातचीत है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गजा की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू स्टेट की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलिस्तीन से इजरायली फौजों के वापस जाने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गजा को, पहली प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वहां के ऊपर उन भूखों तक इमदाद पहुंचने का। फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि वो उन लोगों के ऊपर जो लगातार बॉम्ब गिराए जा रहे हैं उसको रोकने का। अफसोस के बात यह है कि ट्रंप के आने के बाद भी गजा के ऊपर हमले नहीं रुके और 60 लोगों की जान ले ली गई। और यह भी खबर आ रही है कि यहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार जो हैं उनको भी मार दिया गया है। अभी ये अनकंफर्म खबर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप के विजिट करने के बाद भी आप ये बताएं कि फिलिस्तीन के लिए ट्रंप ने क्या कहा, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि ये जो अरब मुमालिक हैं ये जो वेलकम कर रहे हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक टेररिस्ट है एसटीएस का जौलानी, वो भी आ रहा है मिलने के लिए, आ गया मिलने के लिए, उस पर भी सैंक्शन हटाने की बातचीत हो रही है, ठीक है। वो भी कह रहा है कि साहब आइए, आप हमारी जमीन ले लीजिए, यहाँ पे ट्रंप टावर बनाइए, इसको डेवलप कीजिए,
उसके ऊपर सैंक्शन हटा दिए गए, है ना। तो जौलानी को ये अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया? इसलिए कि ट्रम्प के आने से पहले जौलानी के और बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल और सीरिया के बीच के अंदर सीक्रेट जो है मीटिंग्स लगातार यूएई करा रहा था। और यूएई जो है ये बहुत इसका डर्टी रोल है, इसने तमाम तरीके की बातें कराई, इजराइल के साथ पूरी तरीके से पैक करा दिया। और इजराइल ने भी कुछ चीजें की हैं कि भाई डेलीगेशन मिला है, ये हिडन है, ये खबर जो है बहुत कम लोगों को पता है। और इसके अंदर पूरी तरीके से बात हुई है कि हमको जो है इजराइल और क्या नाम है सीरिया ये मिलकर एक साथ काम करेगा। एक बयान ये देखिए आ रहा है, अहमद शरा वहां के ऊपर आया, जो जौलानी जो टेररिस्ट था अहमद शरा बन गया, वो आया है। ट्रम्प उससे मिलेंगे, वहां से सैंक्शन हटेगा। तो इसकी गवर्नमेंट किसने बनवाई? सऊदी अरब ने। इसकी गवर्नमेंट किसने बनाई? कतर ने। इसकी गवर्नमेंट किसने बनवाई? टर्की ने। इन लोगों ने मिलकर जो काम किया, टर्की को F-35 दिया जाएगा, इनको असलहे दिए जाएंगे, इनको मजबूत किया जाएगा यहाँ के ऊपर। फिर सीरिया के अंदर जो है वहां के ऊपर जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का सबसे बड़ी सप्लाई चेन थी, सबसे बड़ा कंट्री था, उसको तोड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए वहां के ऊपर उसको एक अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बात है, कोई हल्की बात नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया गया, बात भी हो रही है, नेगोशिएशन की बातचीत हो रही है और सैंक्शन भी साथ साथ चल रहा है। और दुनिया जिस टेररिज्म से परेशान है, उस टेररिस्ट को बाकायदा तौर के ऊपर बशर असद की हुकूमत को गिराकर वहां पर प्लांट भी किया जा रहा है, उसको डेवलप भी किया जा रहा है, उसको सैंक्शन भी हटाए जा रहे हैं। और जौलानी से ये बात नहीं की जा रही है कि इस खित्ते के जितने भी टेररिस्ट हैं उनको आप सरेंडर कराएंगे हथियार डाल के, इसमें ये कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आप अगर देखें तो ना गजा को कुछ मिला अभी तक, गजा के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं। और उल्टा इजराइल की पार्लियामेंट में यानी ये तय हो गया है कि हमको गजा को खाली कराना है। और उन्होंने कहा मैं अमेरिका की परवाह नहीं कर रहा हूं, और उसने ये कहा ही नहीं बल्कि करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि उस यमन ने सिर्फ उसको जवाब दिया है, यमन ने प्रैक्टिकल जवाब दिया है। और एक और बात जो है ट्रंप ने कही कि क्या नाम है कि आप लोगों को इजराइल के साथ यानी अब्राहम अकॉर्ड को आज भी ये अरब कंट्रीज से मनवाना चाह रहे हैं। और कहा है कि आज नहीं कल इजराइल के और सऊदी के रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे। इसके मतलब ट्रंप ने इजराइल के कार्ड को छोड़ा नहीं है, ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड को छोड़ा नहीं है। ये जो तमाम दुनिया भर के चैनल बैठकर अभी तक गजा के ऊपर रोते थे, अब ट्रंप के आने का जश्न मना रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जो है आकर बेंजामिन नेतन्याहू को सजा दे दिया है, इजराइल की आर्मी को वहां से भगा दिया है, वहां के ऊपर पीस करवा दिया है और वहां के ऊपर खाने पानी का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो शोर मचा रहे हैं, किस चीज का शोर है? हमें तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप ने ही, अमेरिका ने ही पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। अमेरिका के और इजराइल के सपोर्ट से ही वो गवर्नमेंट गिरा दी गई जो बशर असद की थी, जो सपोर्ट करती थी। वहां एक टेररिस्ट को लाकर बैठा दिया गया। और आप ये समझ लीजिए, अमेरिका की पॉलिसी है कि वो टेररिस्ट को यूज भी करता है, थ्रो भी करता है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो जश्न मनाया जा रहा है, ये जो ट्रंप के आगे बिछे जा रहे हैं, इन्होंने कौन सी बात ट्रंप से मनवा ली? क्या टू स्टेट की बातचीत कर दी? क्या जो यूनाइटेड नेशन के अंदर यानी कि जो बात हुई थी 1967 में, उस बाउंड्री तक ले जाएंगे ये वहां के ऊपर? क्या इतनी इनकी हिम्मत है? हमें तो लग रहा है कि ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब आप बताइए, जब अरब कंट्रीज का पैसा
अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाएगा बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। तो जब किसी का पैसा कहीं इन्वेस्ट हो जाता है तो वो उसकी बात मानता रहता है, उसको सपोर्ट करता रहता है। वो चाहता है कि वहां के ऊपर कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं उसका पैसा ना डूब जाए। तो दो काम है, अमेरिका मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के बहाने पैसा इनसे लेगा, मिडिल ईस्ट में आर्म्स अम्युनिशन बेचकर पैसा लेगा, हथियारों की डील शुरू हो गई है, और अपने यहाँ इन्वेस्ट कराएगा। तो मिडिल ईस्ट आने से गजा को कोई फायदा नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के आने से, सऊदी अरब में अमेरिका के आने से ट्रंप को फायदा है, और ट्रंप किसी का नहीं है। आज बताइए उसने हिंदुस्तान के साथ कितना बड़ा डिच किया, और वहां पर भी जा रहा है कि हमने ट्रेड के लिए जंग को रुकवा दी। यानी जो सीजफायर हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उसका पूरा सेहरा ट्रंप अपने ऊपर ओढ़ रहा है, और ये बता रहा है कि इस तरह से कि मैंने डांट के वहां के ऊपर सब करवा दिया। और पाकिस्तान जैसी ताकत को बराबर किए, दोनों बराबर की ताकतें हैं। कहा पाकिस्तान जहां टेररिस्ट पैदा होते हैं, कहा हिंदुस्तान जो टेररिज्म का शिकार है। और ट्रंप के बाद वहां अरबों के बीच में बोल रहा है। अरबों के बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो टर्की था, जो सऊदी अरब था, ये लोग सब चाहते थे कि किसी तरह से ये जंग जो है रुके। तो उसने जाकर इससे मतलब अरब में जाकर इस बात को कहने से मतलब ये है कि यानी पाकिस्तान जो प्रेशर बिल्टअप करवा रहा था ट्रंप के ऊपर कि जंग को रुकवाओ, और ट्रंप ये बताना चाह रहा है कि देखो हमने वहां के ऊपर जंग रुकवा दी, यानी तुम्हारे लोगों के कहने से एक एहसान भी जता रहा है। तो और क्या बताया कि हमने ट्रेड के लिए करवा दिया। तो आखिर वो तमाम यूट्यूबर जो चैनल मार बिल्कुल झूमे जा रहे थे, और ट्रंप आ गया, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखा आपने, अब सवाल यह है कि क्या जंग बढ़ेगी, क्या सीज फायर नहीं हो पाएगा, क्या गाजा को खाली करवा लिया जाएगा, या फिर तमाम हिजबुल्लाह हो या हूती हो, ईरान हो, अब्दुल शाबी हो, ये सब फिर एक्टिव होंगे। क्या होगा आखिर, और क्या चाहता है अमेरिका, किस तरह का रवैया, क्यों बार बार यू टर्न, कहता कुछ है करता कुछ है। इस पर जब हमने सवाल किया तो जो शौकत भारती साहब ने जवाब दिया, वो ऐसा लग रहा है कि यही इसका जवाब हो सकता है। देखिए क्या कहूं भारती साहब, शौकत भारती साहब, उसकी वजह ये थी कि जो रवैया इख्तियार किया था, जिस तरह की बातें कि भाई ईरान से बात उधर शुरू की, उधर यमन से भी उसने जो है एक अच्छी बातचीत की थी, दूसरा हमास से भी अच्छी बातचीत की। तो इस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जाहिर है कि उसी को देख करके आदमी इस चीज को सोचता है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अमेरिका जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, उस पर कभी भरोसा। लेकिन इसके बावजूद फिर कल हमने देखा, जिस तरह से आप देखिए कि वहां यमन में जासूसी इनका ड्रोन कर रहा था, अब वो यमन वालों ने, हौतियों ने उसे मार गिराया, और उसके बाद फिर मिसाइल छोड़ना शुरू किया कि फिर बड़ी मिसाइलें जो है वो दाग दी। तो इसके पीछे ये मतलब ऐसे में एक बड़ा सवाल, देखिए उन्होंने तो जवाब दे दिया अपना जो हौती है, लेकिन सवाल ये है एक बड़ा जो कि ऐसे में ईरान फिर कैसे बातचीत करेगा, कैसे बात आगे बढ़ाएगा, जबकि पता है कि अमेरिका धोखा देता है। और मुझे नहीं लग रहा है कि और ईरान ऐसा कर भी रहा है कि बहुत खुल करके, बहुत वैसे कल भी जो है पेजिशकियान ने साफ साफ कहा है कि हम अपने उसूलों से नहीं हटेंगे, और जो हद जाहिर है कि जारी की जाएगी हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह लोज़मा, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, रह गई बात ईरान की, ईरान का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। ईरान से अमेरिका डायरेक्ट बात करना चाहता था। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि मेरी खुशी होगी कि मैं जाकर सुप्रीम लीडर से मिलूं, पेजेशकियान से मिलूं। ईरान ने डायरेक्ट इनको मोहरी नहीं लगाया। ईरान जानता है कि है क्या, इसलिए कहा कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी।
इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि इनके वॉरशिप्स वहां के ऊपर खड़े थे। ये यमन के ऊपर अटैक करके बर्बाद करना चाहते थे। यमन के साथ वो सक्सेस नहीं हुए। इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह से ईरान के साथ बात करें। ईरान से डायरेक्ट इन्होंने बात करने की बहुत कोशिश की, ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया। आपने देखा कि यमन के जरिए बात शुरू हुई, उसमें भी इनडायरेक्ट बात, डायरेक्ट नहीं। यानी एक कमरे के अंदर ईरानी डेलीगेशन था, एक कमरे के अंदर अमेरिकी डेलीगेशन था, और उधर का डेलीगेशन अपनी बात को बताता था और ये इधर जाता था और इधर से उन पॉइंट्स को वहां के, उससे पहले उन्होंने एक रेड लाइन बना दी थी, सुर्ख लकीर। उस सुर्ख लकीर में यह था कि ना हम जो इस फिलिस्तीन के इशू को छोड़ेंगे, ना हम रेजिस्टेंस का सपोर्ट बंद करेंगे जो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रही है, ना हम अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनको बनाना बंद करेंगे, ना हम अपना इनरिचमेंट बंद करेंगे। हाँ, हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हम इसको एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। और जाहिर सी बातचीत है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है वो चलता है, वहां के ऊपर एक रिलीजियस अथॉरिटी है और उसका बाकायदा तौर के ऊपर फतवा है कि ऐसे वेपन्स हम नहीं बनाएंगे, चाहे वो केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे न्यूक्लियर हो, कि जिससे मासेस के अंदर लोग मारे जाते हो। ये इस्लाम में ठीक नहीं है। इसलिए वहां के ऊपर फतवा उनका बहुत दिनों से है, कोई आज से नहीं है। उन्होंने उन पर एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिवाय अगर हम न्यूक्लियर नहीं बना लेंगे तभी ईरान बच पाएगा, तो उनका इस मजबूरी में तो हम इन चीजों को कर लेंगे। लेकिन हम उसको, यानी कि मजबूरी अगर बन जाएगी एटम बॉम्ब बनाना कि ईरान नहीं बच पाएगा उसके बगैर, तभी हम बनाएंगे, वरना बिल्कुल वहां सख्ती से मना है। तो उन्होंने अपने किसी भी एजेंडे को नहीं बदला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो गलत है, उन सैंक्शंस को उठाया जाए, इनरिचमेंट हम करेंगे, और इनरिचमेंट हम जितने परसेंटेज तक परमिटेड है, और जो पुराना उनका एग्रीमेंट था जिसको ओबामा ने किया था साइन 3.67 तक, वो वहां तक इनरिचमेंट करेंगे। आज भी वो उसी के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अभी जो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि भाई आओ यूएई और सऊदी हम ज्वाइंटली जो है इस इनरिचमेंट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए आओ हम एक बोर्ड बना ले, एक कमेटी बना लेते हैं। यानी ये यूएई और अमेरिका, ये यूएई और सऊदी, ये दोनों अमेरिका के हाथ हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर तुम इस बात की गारंटी चाहते हो कि हमारा इनरिचमेंट जो है वो न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं होगा, जैसा कि तुम एलिगेशन लगा रहे हो, तो और तुम्हारा कंट्री जो है यूएई भी हमारे साथ में आ जाए, सऊदी भी आ जाए, तुम सऊदी और यूएई को क्या नाम है न्यूक्लियर एनर्जी की बातचीत करना चाहते हो। ऑफर दे दी ईरान ने इस ऑफर देकर टेस्ट कर लिया कि जिस न्यूक्लियर एनर्जी के लालच में तुम अमेरिका के तलवे चाट रहे हो, सऊदी और यूएई से कहा आओ हमारे साथ पैक कर लो, हम इनरिच करेंगे और आपस में न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अमेरिका को भी मैसेज दे दिया कि तुमको अगर डाउट है ना कि हम इसको इतना इनरिच कर लेंगे कि हम न्यूक्लियर बम बना लेंगे, तो हम नहीं करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि, और आप देखिए कि इधर नेगोशिएशन भी चल रहा है, इधर दबाव भी चल रहा है। तो वजह क्या है कि आखिर ये शोर क्या है, इन्होंने क्या दिया। और उसके बाद भी अभी इन्होंने नया सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा दिया, जिस पर जनरल सलामी ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम अपनी जो है उनकी जो गुडविल है, वो जो उनकी अपनी जो इज्जत है, उन्होंने कहा उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पर हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी फौजें अलर्ट हैं। यानी जो आज वो वहां पर भी सवाल किया गया कि अगर ईरान ने इनरिचमेंट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, ये सवाल किया गया, क्योंकि हमला करने के लिए कह चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला हल हो जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं इस वक्त पड़ रही कि ये कह दें कि हम हमला करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये कह देंगे कि हम हमला करेंगे तो फिर बार बार इनको ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप रेस्पेक्टेड तरीके से बातचीत कीजिए,
आप धमकी देके अगर हमसे बातचीत करना चाहेंगे तो हम नेगोशिएशन टेबल से उठ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, ईरान है, गल्फ के सारे कंट्री, ये सब तलवे चाटने वाले लोग हैं, इन्होंने इनकी हुकूमत बनाई है। तो सबसे बड़ा इस वक्त खतरा जो बन रहा है कि एक टेररिस्ट को वहां पर बशर असद की जगह पर बैठा कर वहां के अंदर तमाम टर्की के टेररिस्ट, इराक के टेररिस्ट और तमाम टेररिस्ट जो हैं वो कहाँ इकट्ठा हो गए हैं। जैसे उन टेररिस्ट की एक हुकूमत बना दी गई है। पर जो लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, अब वो इस्लामिक स्टेट की शक्ल जो है जौलानी की शक्ल में बना दिया। और याद रखिए, इस्लामिक स्टेट को बनाने में अमेरिका और अरब कंट्रीज और टर्की सब शामिल थे। और टेररिज्म जो है वो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मैं इसको इस दाविये से देख रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं। ये बहुत खतरनाक बातचीत है, क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस यहां बढ़ रहा था, चाइना का इन्फ्लुएंस यहां बढ़ रहा था, ब्रिक्स की तरफ लोग जा रहे थे, न्यू ऑर्डर्स की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इनके पास ऑयल भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, गैसेस भी हैं। तो ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से पैसा भी है, और पूरी फंडिंग अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो चलाते हैं ये अरब ममालिक के लोग चलाते हैं। तो ये अपना पैसा लेने के लिए आया है। फिलिस्तीन की कोई बात नहीं हो रही है। इनको कहना चाहिए ना कि कैसे हिम्मत पड़ गई कि आप यहां मौजूद हैं। आप एक फोन कीजिए, डांटिए बेंजामिन नेतन्याहू को, कहिए कि खत्म करें। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरी सवाल, इसके साथ साथ जिस तरह से अमेरिका ने धोखा किया यमन के साथ, अभी 2 दिन पहले यमन से बातचीत की, सीज फायर वाली बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां ड्रोन भेज दिया जासूसी के लिए। हालांकि हुतियों ने उसे मार गिराया, अब इजराइल को जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल है तो ऐसे में ईरान कैसे यकीन करेगा? ये जो 4थे मरहले की बातचीत हो गई, 5वें मरहले की बातचीत होनी है, ऐसे में होगा क्या है? ईरान कैसे आगे बढ़ रहा है? इस पर भी हमने बात की शौकत भारती साहब से, जो उन्होंने जवाब दिया वो काबिल तवज्जो है, काबिल समात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये तमाम बातें हैं जो आप कह रहे हो कि फोन कर देना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने कहा अभी हम और बड़े हमले करेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि जंग बढ़ेगी या कोई और रास्ता निकलेगा? क्योंकि इजराइल ने अभी ये कह दिया था कि भाई हम जो है समझौता करेंगे, लेकिन ये कहा है कि परमानेंट सीज फायर नहीं करेंगे अब। तो यानी जब तक वहां से वो हटा नहीं दिया तो होगा क्या? मुकाबला कैसे होगा? अभी ड्रामा होगा, एक टेम्परेरी सीज फायर की बातचीत होगी कुछ दिन की, ठीक है, फिर इजरायली फौजों को रेस्ट मिलेगा, ठीक है, फिर वो अपने कैप्टिव छुड़ा लेंगे और फिर ये सफरर हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले वाला जो एग्रीमेंट किसने करवाया था? यही सऊदी अरब, यही कतर, यही जॉर्डन, यही मिस्र ने करवाया था। फर्स्ट फेज के बाद तोड़ा गया, पूछ क्यों नहीं ट्रम्प से? किसी ने पूछा क्यों नहीं कि जब आपने ये कंप्रोमाइज कराया था और इजराइल ने इसको वायलेट कर दिया और आज उसके बाद फिर से कत्ल गारत गरी, यानी सेकंड सीज फायर के बाद से भी 5-7 हजार लोग जो मार दिए गए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किया? वो भी सीज फायर तो इन्होंने कराया था ना। वो सीज फायर का सेकंड फेज इंप्लीमेंट हुआ। हमास तो अपने इनके कैप्टिव छोड़ रही थी, सब कुछ कर रही थी। हमास तो बात भी कर रही है। अभी वही बात जो उसने इजराइल के साथ कही थी, वही बात तो अमेरिका के साथ भी कर रही है कि हम तमाम कैप्टिव्स को छोड़ दें और अपना यहां से शिफ्ट करके ले जाएं। गजा का कंस्ट्रक्शन हो, टेक्नोक्रेट्स वहां के ऊपर गवर्नमेंट संभाल लें, फिर इलेक्शन में जो आएगा वो यहाँ के ऊपर आ जाए। गजा का कुछ नहीं है, ये तो ढोंग रचाया गया है कि ट्रंप आ रहे हैं, गजा का कुछ नहीं। ट्रंप अपने कारोबार के लिए आ रहे हैं, अपने धंधे के लिए आ रहे हैं। अरब अपना इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर जाके करेंगे। और दूसरी बात, ये जो हथियार खरीद लेंगे, हथियारों से जंग नहीं होती है, हथियारों से जंग नहीं होती है। जंग हथियार एक हौसलों से होती है, जंग एक जरूरत है। आप बताइए, इतने हथियार भरे हुए हैं
जिसका 10% हथियार भी इजराइल के पास नहीं है। बैतुल मुकद्दस की आजादी, किबला अव्वल की आजादी के लिए इन्होंने क्या किया? फिलिस्तीन की आजादी के लिए क्या किया? टर्की के ड्रोन कम है? अभी हिंदुस्तान के लिए तो भेज दिया उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन। हाँ, टर्की ने फिलिस्तीन के लिए कौन सी पावर का इस्तेमाल किया? अब टर्की को भी अमेरिका F-35 दे रहा है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है, क्या हथियार यूएई के पास नहीं थे? क्या हथियार सऊदी अरब के पास नहीं थे? क्या हथियार कतर के पास नहीं है? हाँ, इन हथियारों का इस्तेमाल उन्होंने फिलिस्तीन की दिफा में किया। क्या आर्मी नहीं है? तो अब ये हथियार मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे? मतलब ये है कि सऊदी अरब को हथियार मिल जाएगा और उनको पैसा मिल जाएगा। और हथियार आप देख लीजिए, हथियारों की मंडी में कबाड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। अब तो पोजीशन ये है कि अमेरिका का MQ-9 जैसा ड्रोन कबाड़ हो गया है, हौती ने मार गिराया है। आप देखें कि वॉरशिप तक के ऊपर अटैक किया जा रहा है, यहां तक कि थर्ड सिस्टम जो है वो बेकार हो चुका है। तो ये बेकार हथियार ये खरीद लेंगे, उनको पैसा मिल जाएगा और बड़ा खुश है, बड़े एडवांस हथियार मिल जाएंगे इनको। आज तक अमेरिका ने F-35 तो इनको दिया नहीं। ये सिर्फ शोर है, प्रोपेगेंडा है। और जो पेड यूट्यूबर्स हैं और या वो लोग जो बेवकूफ किस्म के हैं, बस चैनल चला रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। बड़ा खतरनाक काम है ट्रंप का यहाँ के ऊपर आना। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूं। ट्रंप बरसों से, अमेरिका बहुत दिनों से चाह रहा था कि सीरिया के अंदर, और वो 10 साल से प्रॉक्सी लड़ रहा था, उसकी प्रो गवर्नमेंट आ जाए। ये बात टर्की भी चाह रहा था, ये बात सऊदी अरब भी चाह रहा था, अरब कंट्रीज भी चाह, यानी एंटी ईरान एक हुकूमत सीरिया के अंदर आ जाए। क्योंकि ईरान एंटी अमेरिका है, एंटी इजराइल है, इराक एंटी अमेरिका है, एंटी इजराइल है, यमन जो है कि हौती जो है वो एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है, लेबनान में एक धड़ा जो है अमल वाला या हिजबुल्लाह जो है वो दोनों एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है, फिलिस्तीन पूरी तरीके से एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने सीरिया के ऊपर एक अपनी हुकूमत बैठा दी। ये कुल मिला के कड़वा सच। और जो ट्रंप आए हैं सिर्फ यहां से पैसा पैदा करने के लिए आए हैं, धंधा करने के लिए आए हैं। और ये अभी क्या कर, मान लीजिए 40 दिन का इन्होंने, इनका कराम 40 दिन का फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज करवाएंगे। 40 दिन क्यों 40 दिन का होगा? क्यों परमानेंट सीज फायर नहीं होगा? क्यों? अब कौन सी रिपोर्ट बाकी है? अभी खाना पहुंचाने के लिए उनका, मैं वहां पर मेरे एक डेलीगेशन जा रहा, रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स मौजूद है वहां, यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे मौजूद हैं वहां, पल पल की रिपोर्ट आ रही है। 40 दिन क्या है भाई? फौरन क्यों सीज फायर नहीं होगा? सवाल ये पैदा होता है। आप तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैंने टेलीफोन करके सीज फायर करवा दिया है। अब ये क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू पे प्रेशर डाल के क्यों नहीं बम्बार्डमेंट बंद करवाया आपने? मेरा क्वेश्चन ये है। पूरा पूरा क्या नाम है, चिल्ला रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, देखिए मैंने हिंदुस्तान पर, बस मैंने एक फोन किया और वहां के ऊपर बंद हो गया। तुम्हारे फोन से ये बेंजामिन नेतन्याहू का अटैक क्यों नहीं बंद हो रहा? इसका जवाब चाहिए। और मैं उनसे नहीं, ये अरब कंट्रीज के लोगों से, ये अरब कंट्रीज के लोग क्यों ट्रंप से सवाल नहीं कर रहे कि आपके टेलीफोन से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात वार रुक सकती है तो आपके टेलीफोन से बेंजामिन नेतन्याहू क्यों नहीं कर रहा? अब मेरी नहीं मान रहा तो उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल कीजिए। सवाल पैदा होता है। सच जो है वो बहुत कड़वा होता है। हम हवा में नहीं बहते। सच्चाई देखिए, अगर आपको तो समझ में आएगा। सच्चाई ये है कि ट्रंप यहां से, ये जो गाय है इनका दूध दूने के लिए आया है और बड़ी बाल्टी लेके आया है और अपने सामान को यहां बेचने के लिए आया है, अपने साथ बिजनेसमैन को लेके आया है, एलन मस्क आए और तमाम बहुत से सीईओ आए, वो सब यहाँ कारोबार और धंधा करने के लिए आए। और अब सीरिया की जमीन को उनको मिल गई है। सीरिया के अंदर जहां रशिया का क्या नाम है वर्चस्व था, बशर असद की हुकूमत, जहां ईरान का वर्चस्व, अब वो सीरिया को वहां के ऊपर ये डेवलप करेंगे और बाकायदा तौर पर उनका एक और जगह, यानी वो जो अरब कंट्रीज में जो इनके लिए काटा था बशर असद, वो भी निकट चुका है।
और वहां पर एक ऐसा पपेट बैठ गया है कि जो टेररिस्ट भी है, जिसको जब चाहेंगे वो एलिमिनेट कर देंगे। ये है पूरा खेल सर। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। फिर भी 30 मिनट का था, 2 मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर आपने कर दिया कि जो विजिट थी इनका क्या मकसद था, और ट्रेड मकसद है। और जो बात हम सब समझ रहे थे कि कोई ना कोई ऐलान जो है वो फिलिस्तीन के लिए होगा। अभी भी हम कम से कम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आखिरी दिन में, लेकिन जिस तरह के हमले इजराइल कर रहा है, और ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि हिंदुस्तान को तो आपने रोक दिया ये कह के था आपके ट्रेड और ये वो, और आप में और ताली बजवा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सवाल ये है कि इजराइल को आप क्यों नहीं रोक पाए? इजराइल को क्यों नहीं रोक पाए? बड़ा सवाल दुनिया के सामने है कि, और यही इसी बात से पता चलता है कि इसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका है, और अमेरिका चाहता है कि गजा जो है वो खाली हो जाए। लेकिन बहरहाल चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इसका और क्या पहलू, इन तमाम चीजों पे फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। शुक्रिया। अब तमाम लोग जो हमसे जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये शौकत भारती साहब के साथ बातचीत पर मबनी हमारा एपिसोड था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया। शुक्रिया।